हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इस वास्ट एंड क्लियर स्काई के साथ और इस अच्छी अच्छी ग्रीनरी के साथ। आज एक्चुअली हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। आज एक सैटरडे है जिसमें सुबह सुबह ही बच्चों की स्विमिंग क्लास के बाद हम निकल पड़े थोड़ी शॉपिंग के लिए। बहुत सारी शॉपिंग ओवरड्यू हो रखी थी तो वहीं जा रहे हैं। और मैं आपको अपने बाल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैंने ना इनको अच्छा बनाने के लिए घर में राइप बनाना था। बनाना, हनी और दही मिलाकर लगाया है और एज ऑफ नाउ तो मुझे सॉफ्ट ही लग रहे हैं। देखते हैं सूखने के बाद क्या होता है प्रॉपरली। मैंने हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया है, नेचुरली ड्राई करने के लिए छोड़ दिए हैं। और थोड़ा सा आपको रोड का व्लॉग इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे अभी यहाँ 8-9 महीने हो गए हैं यूएस में आए हुए, लेकिन फिर भी अभी यहाँ की जो पार्किंग का सिस्टम है ना वो बहुत मेस्मराइज्ड करता है। आप देखिए इनके पास कितनी जगह है, कितना भी बड़ा मॉल हो, कितना भी जितना बड़ा मतलब मॉल या शॉप्स होती है ना उससे डबल इनके पास पार्किंग का स्पेस होता है। और मैं कुछ सालों से बेंगलोर में थी, और वैसे भी बेंगलोर हो या कहीं भी हो आपको तो पता ही है अपने यहाँ पर कितनी पार्किंग की स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पर देखिए कितनी खुली पार्किंग है। मुझे इतनी जेलसी होती है कि मेरे देश की सारी जगह इन्होंने ले ली। खैर आप देखिए, दिस फैक्ट आई स्टिल कांट डाइजेस्ट इवन आफ्टर 8 to 9 months ऑफ मूविंग हेयर। कितना मतलब जितना बड़ा इनका मॉल है उससे बड़ी इनके पास पार्किंग की स्पेस है यार। हाउ एनीवेज, आज का एजेंडा था बच्चों की शॉपिंग और उसके लिए मेरा टारगेट था H&M। और हम आए हैं मॉल ऑफ जॉर्जिया जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है। तो बेसिकली मैं तो जाना चाहती थी H&M शोरूम में, लेकिन वहाँ जाकर मेरा पोपट हो गया। वो मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ। H&M की शॉपिंग तो बाद में ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा बहुत ये मॉल दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा मॉल है एक्चुअली। इसमें ना इतना बड़ा एरिया है कि मतलब हम तो अभी एक विंग में ही गए थे, बहुत बड़ा है। और इंडिया और यूएस में मॉल्स तो सेम ही होते हैं, बस यहाँ पे यही एक डिफरेंस है कि इंडिया में हमें खाने के लिए बहुत ऑप्शंस मिलते थे और क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं तो यहाँ हमें कुछ खास दिखता नहीं है। और अंदर जाते ही मेरे को पहला टारगेट फिर मिल गया ओल्ड नेवी, जहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। और मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग यहाँ कर लेती हूँ, बाद में फिर H&M चली जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ओल्ड नेवी से ही बच्चों की शॉपिंग करना शुरू किया। और सारी की सारी शॉपिंग ना मैं आपको व्लॉग के एंड तक दिखा दूँगी। अभी बस आप थोड़े से ये मॉल के शॉर्ट्स को एंजॉय करिए और फिर मैंने क्या क्या शॉपिंग की और कहाँ कहाँ से की वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। ओल्ड नेवी के बाद हम थोड़ी देर के लिए कार्टर्स भी गए थे, वहाँ भी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। और H&M में बच्चों का सेक्शन ही नहीं था तो मेरा पोपट हो गया। एनीवेज, ओल्ड नेवी और H&M का चक्कर काटने के बाद हमने गाड़ी में ही आकर ये फ्राइड राइस में बनाकर लेकर गई थी। इंडिविजुअल पोर्शंस और बॉक्सेस में पैक करके ले गई थी। इन्हें हमने गाड़ी में ही इंजॉय किया बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू हम वेजिटेरियंस हैं और फिर वैसे भी मैं प्रोसेस्ड फूड खाना बहुत कम प्रेफर करती हूँ। तो आपको ओल्ड स्कूल तो लगेगा बट दिस इज़ व्हाट वी डू। और सुबह सुबह जल्दी में फ्राइड राइस ही बना लिए थे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया हम कार्टर्स भी गए थे। सैटरडे को कपड़ों के बाद ग्रोसरी भी शॉपिंग की और बहुत थक गए थे, कुछ भी व्लॉग नहीं किया। अब मैं आपको संडे मॉर्निंग दिखा रही हूँ। संडे को ना मैं और हस्बैंड जल्दी उठ गए थे और बच्चों के उठने से पहले हमारा एजेंडा था इस फर्नीचर को बनाना। यीटा होम की तरफ से मुझे रिसीव हुआ था ये एक PR पैकेज जिसमें है एक बहुत ही अच्छा सा टीवी स्टैंड। और इसके पैकेज को मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इसमें जितनी भी रिक्वायर्ड टूल्स थी ना सारी इसके साथ आई थी, बहुत अच्छे से मार्किंग के साथ। हर पैक पे टूल्स का नाम लिखा हुआ था, अल्फ़ाबेटिकली उन्हें डिवाइड किया हुआ था। और इसी तरह से ये वुडन प्लैंक्स पे भी अल्फ़ाबेटिकल या नंबर्स ऑर्डर्स थे, जिससे इनकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ही आसान हो गया था। और इस बुकलेट में बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड नेम्स एंड नंबर्स थे हर वुडन प्लैंक के, हर टाइप ऑफ स्क्रू के। तो इसको बनाना तो काफ़ी आसान हो गया था। इस
बुकलेट की हेल्प से इस तरह से नंबरिंग की हुई थी। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वुड प्लैंक्स हैं और इस तरह से सारी की सारी रिक्वायर्ड चीज़ें इसके साथ आई थी। तो सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले हमने डिसाइड किया कि हम इसको तो फिनिश करके ही रहेंगे इस टास्क को, और हम शुरू हो गए सुबह की चाय पीते ही। और लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा और हमने इस टीवी स्टैंड को बनाकर तैयार किया। जब से हम यूएस में शिफ्ट हुए हैं ना, तो हमने इतना फर्नीचर बनाया है खुद से। आई मीन दोस्तों, एक्चुअली इंडिया की तरह नहीं है। यहाँ जितना फर्नीचर को असेंबली करवाने की कॉस्ट आएगी ना, उतने में तो नया फर्नीचर आ जाता है। यहाँ लेबर, जो भी काम में लेबर इन्वॉल्व है वो सस्ता नहीं है, इसलिए हम कुछ कुछ चीज़ें खुद ही असेंबल कर लेते हैं। और यहाँ आकर तो मैं पक्की कारपेंटर बन गई हूँ। खैर, उसके बाद ना हमने फटाफट से सिंपल पराठों का ब्रेकफास्ट कर लिया था और लंच में आज बन रहा है एक बहुत बढ़िया सा पास्ता, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे पर ना मैंने एक मीडियम साइज का अनियन स्लाइस किया है, 2 रेड बेल पेपर्स हैं और एक पूरा का पूरा गार्लिक पॉड है, 2 टमाटोज हैं और इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर और नमक डालकर इन सब को एक ही ट्रे में 400 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आप उसे 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक करिए 25 से 30 मिनट्स के लिए, जब तक इसमें थोड़े थोड़े ब्राउन चार्ड मार्क्स ना आने लग जाएं। बीच में आप एक आध बार चेक कर सकते हो, क्योंकि हर एक का अवन डिफरेंट होता है, हर अवन का टेम्परेचर सेटिंग डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको एक आध बार बीच में चेक कर लीजिए। और ये देखिए, गार्लिक को पूरे के पूरे गार्लिक बल्ब को ना मैंने बस ऊपर से थोड़ा सा चॉप किया ताकि वो ओपन हो जाए और अंदर से अच्छे से रोस्ट होने का उसको मौका मिले। गार्लिक को छीलने की बहुत ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत क्या। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये रोस्ट हो जाता है ना तो कितना सॉफ्ट हो जाता है, और फिर इसको ऐसे पल्प को निकालने में बहुत मज़ा और सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो एनीवेज, इसको ट्रे को ओवन में बेक होने के लिए रख के मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आई जब तक ये अच्छे से रोस्ट हो चुका था और मेरा दिल खुश हो गया था रोस्टिंग देखकर। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। थोड़े से जो अनियंस हैं वो साइड में से थोड़े ज़्यादा ही चार हो गए थे, 2-4 स्लाइसेस जल गई थी। एनीवेज, उनको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। और बाकी ये पास्ता बहुत ईजी है बनाना, जिसको कहते हैं ना नो एफ्स, ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं लगते, लेजी पास्ता रेसिपी है ये। एक्चुअली मैं वीकडेज में बहुत इलेबोरेट कुकिंग करती हूँ और फुल इंडियन स्टाइल होती है, तो वीकेंड्स पे मैं ऐसी रेसिपीज़ ही बनाना प्रेफर करती हूँ जो आसान हो, जिनको बनाकर मैं फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ और एट द सेम टाइम वो न्यूट्रिशियस भी हो। तो इस रेसिपी को बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगा, ना ज़्यादा मेहनत, और हमने बैठकर जो है खूब मज़े से इसको खाया भी, और बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा एडेड वेजिटेबल्स भी चली गई, वो सब आप अभी देखोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पानी में मैंने पास्ता को बॉयल होने रखा है, और उसके बाद मैंने सोचा क्योंकि वीकेंड है तो एक बढ़िया सी स्वीट ट्रीट भी बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ दिनों से देख रही थी, बहुत बार ये पॉप आउट हो रहा था मेरे फीड में। मैक्सिकन रेसिपी है ये डेजर्ट की, इसे कहते हैं मैंगो बैंगो। बनता ये साबूदाना से ही है, इसका मतलब साबूदाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सब जगह खाया जाता है भाई। तो करना क्या है दोस्तों, साबूदाना को ना उबालने के लिए रखा है। अगर भिगो के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी पक जाएगा, वरना इसे इनफ वाटर में 30 मिनट्स के करीब पकाना पड़ता है। और उसके बाद मैंने यहाँ 2 राइप मैंगोज लिए हैं, उनको मैं रफली चॉप कर रही हूँ, बिल्कुल रफली, क्योंकि एनीवेज इसको हम प्यूरी करने वाले हैं और फिर ब्लेंड करेंगे। बीच बीच में साबूदाने को 1-2 बार हिलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लग जाए। और इस डेजर्ट को बनाना इतना आसान है और ये देखने में इतना एग्जॉटिक लगता है कि जब भी आपकी कोई बहुत सारी गैदरिंग हो रही हो, गेट टुगेदर हो ना, तब भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा। आपके पूरे मेन्यू के साथ आप इसे बहुत जल्दी भी बना सकते हो और देखने में इतना एग्जॉटिक लगता है। जब भी मैंगो सीजन हो ना तो ये ज़रूर बना के ट्राई करना आप। तो मैंने थोड़ा सा मेपल सिरप ऐड किया है, वैसे मैंगोज काफ़ी स्वीट थे, बस थोड़ा सा ही डाला है। उसके बाद इसे प्योरी कर लिया। और ये देखिए यहाँ साबूदाना पक ही रहा है। साबूदाना को ना तब तक हम पकाएंगे जब तक वो ट्रांसल्यूसेंट ना दिखने लग जाए। वैसे अगर हम इसे भिगो के रखते तो अगैन ये जल्दी रेडी हो जाता। और इधर दूसरी साइड पे मैं पास्ता के लिए सॉस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो जितनी भी रोस्टेड वेजिटेबल्स हैं ना, इन सबको मैंने मिक्सर के जार में डाल लिया है और थोड़े से जो अनियंस जल गए थे उन्हें मैं हटा दूंगी। और ये देखिए गार्लिक जो है इतना अच्छे से रोस्ट हो चुका है और अब इसका पल्प निकालना, स्क्वीज आउट
आउट करके बहुत ही आसान है, और रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर पास्ता में 4 चांद लगा देगा। यू मस्ट ट्राई दिस। अच्छा, अगर अवन नहीं हो ना तो आप इसको ऐसे ही पैन में भी रोस्ट कर सकते हो सब्जियों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एयर फ्रायर में या पैन में, जिसमें भी आप करना चाहो रोस्ट कर सकते हो। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, इसको ब्लेंड करते हुए ना मैं काजू डालना भूल गई थी। मैंने हैंडफुल ऑफ कैश्यूज़ गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के तो रखे थे, पर मैं डालना भूल गई थी पीसते हुए, इसलिए आप मुझे देखोगे कि मैं बाद में उन्हें अलग से ब्लेंड करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब इस गर्म बटर और ऑयल के मिक्सचर में मैं सीजनिंग डाल रही हूँ। बहुत सारी इटालियन सीजनिंग है, थोड़े से चिली पेपर फ्लेक्स हैं, और ये वो वाला रोस्टेड गार्लिक का पाउडर है जो मैंने घर में ही बनाया था और शॉर्ट्स में आपके साथ भी शेयर किया था ना। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। आजकल मैं स्टर फ्राइज में भी इसे डालती हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ लगभग 1 से 1.5 टीस्पून पार्सले, ड्राइड पार्सले है ये। सीजनिंग के थोड़ा सा भुनने के बाद 10 सेकंड के करीब फिर हम अपनी पीसी हुई सॉस डाल देंगे। देखिए कितनी लशियस सॉस है ना। तो ये वो है काजू, अब मैं इनको भी अलग से पीस कर डाल रही हूँ। अच्छा दोस्तों, इनको पीसने के लिए ना फिर मैंने थोड़ा सा दूध डाला। वैसे अगर मैं पेपर्स वगैरह के साथ पीसती तो वो डालना ही नहीं पड़ता, लेकिन इसमें दूध कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो आप। बस यहाँ पर 1 चम्मच पास्ता वाटर डाल के भी आप इनको पीस सकते हो, प्योरी कर सकते हो। वीगन बनाना बहुत आसान है इस रेसिपी को, मेरा कहने का यही मतलब था। तो काजू के डलने से काफ़ी रिच हमारी सॉस हो जाएगी। और अब ये जो ब्लेंडर का जार है, इसमें मैं पास्ता का पानी डालकर अच्छे से इसको, जितना भी इसमें बचा कुचा माल है वो सब निकाल लूँगी, ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो। और सॉस की थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए ना आप पास्ता का वाटर ही इस्तेमाल करिए। पास्ता वाटर दोस्तों स्टार्ची होता है, और एक अच्छा सॉसी पास्ता जो होता है ना, जब आप चाहो ना कि आपके पास्ता के एक एक दाने के साथ सॉस जो है वो स्टिक होनी चाहिए ताकि फ्लेवरफुल लगे, तो आपको उसमें पास्ता का पानी ज़रूर डालना चाहिए बॉयल होने के बाद। देखिए इसलिए ना मैं बहुत टाइम से पास्ता को कभी स्ट्रेन ही नहीं करती हूँ, इसको इसी तरह से साइड में रख लेती हूँ। और जो वो पूड़ी निकालने वाला झर होता है ना, हम पंजाबी तो झर बोलते हैं, या फिर पोनी, तो उससे मैं पास्ता को ड्रेन कर करके कढ़ाई में डाल लेती हूँ, बजाय वो पेन लेने के कि गरम गरम पतीले को लेकर जाओ और उधर छान के लेके जाओ। तो वही मैं कर लेती हूँ। आज तो मैं ये कड़छी से कर रही हूँ क्योंकि मेरा वो टूट चुका है पूरी वाला, जो जाली वाला होता है, वरना उससे करना तो और भी कन्वीनियंट रहता है। सॉस में मैंने नमक भी डाला था, आपने जैसा कि देखा होगा अभी। और ये साबूदाना भी पकते पकते लगभग हमारा पक ही चुका है, ट्रांसल्यूसेंट काफ़ी हो गया है। और ये देखिए हमारा लशियस एंड क्रीमी पास्ता बिल्कुल बन के रेडी है। बस इसके बाद मैं गई फटाफट अपने गार्डन में और तोड़ के लाई कुछ फ्रेश बेसिल लीव्स। फाइनली थोड़ा थोड़ा बेसिल आ गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बेसिल बहुत धीरे ग्रो हो रहा है, या तो मैंने बहुत सर्दियों में प्लांट कर दिया था। मुझे वही बात है, अभी यूएस के वेदर का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मेरा वेजिटेबल गार्डन तो इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फ्लावर गार्डन से मैं बहुत खुश हूँ। एनीवेज, तो मैंने बेसिल की कुछ पत्तियाँ इसमें ऐसे टेयर करके डाल रही हूँ हाथ से। दोस्तों, बजाय चाकू के काटने की बजाय हाथ से ऐसे करके डालो ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना। तो फ्रेश बेसिल तो वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल होता है, थोड़ा सा भी डाल दो तो काफ़ी अच्छा पास्ता में फ्लेवर आता है। और ये डिलीशियस, हेल्दी और लशियस पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाला है। एक्चुअली मैं प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट करने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह की सॉसेस आजकल ज़्यादा बनाती हूँ जिनमें मैं बनाते हुए कोई चीज़ नहीं डालती, लेकिन ऊपर से हम जिसको भी चीज़ खाना होता है ना, वो थोड़ा सा पामेजान डाल लेता है। और यहाँ साबूदाना पूरा पक चुका है, ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। और अब उसे मैं छान कर उसमें ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि और कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाए। और साबूदाना को फिर एक बार ड्रेन होने के लिए ऐसे ही रख देंगे पैन में। साबूदाना के पकने का यही निशान होता है जब वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए।
और चलिए अब करते हैं प्लेटिंग अपने पास्ता की। तो पास्ता को मैं प्लेटिंग करते हुए उसके ऊपर अगेन थोड़ी सी पामेजान डाल रही हूँ। मेरे घर में बस मेरी बड़ी बेटी और मैं ही चीज़ के शौकीन हैं। मिस्टर हस्बैंड और छोटी बेटी बिल्कुल चीज़ नहीं खाते। और ये कर्कलैंड का कॉस्टको से लिया हुआ ग्रेटेड पामेजान है, उसी को मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और एक फ्रेश बेसिल का लीफ। रेडी है हमारा एक्सोटिक फुलफिलिंग एंड हेल्दी पास्ता। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और अगर आपने ये वाला तरीका अभी तक ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। लुक एट दैट सॉस। तो लंच तो हो गया, गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करने के बाद मैं आई इस डिज़र्ट को फाइनली सेट करने के लिए। तो यहाँ जो साबूदाना है ना उसको मैंने 2 बोल्स में डिवाइड किया है। 2/3 पोर्शन मैंने एक बोल में डाला है और 1/3 पोर्शन दूसरे बोल में डाल रही हूँ। ये मैं कोकोनट मिल्क लेके आई थी। तो दोस्तों कोकोनट मिल्क जब भी आप मार्केट से लो ना तो ध्यान देना, 2 तरह के टिन्स आपको मिलेंगे, एक जिसमें सिर्फ कोकोनट मिल्क होता है और एक जिसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो अगेन आप एडेड प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड करिए। स्टार्ट रीडिंग द लेबल्स इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो येट। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी बॉडी के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए आपको लेबल्स ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि केमिकल्स बहुत डले होते हैं आजकल के खाने में, और दोज आर नॉट रियली गुड फॉर आवर बॉडी, दोज आर एक्चुअली नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसी चीज़ें भी डली होती हैं। तो एनीवेज मैंने जो 2/3 वाला पोर्शन था उसमें थोड़ा ज़्यादा कोकोनट मिल्क और ज़्यादा मेपल सिरप डाला है। मेपल सिरप की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हो या रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी मीठा जो आपको अच्छा लगे। 1/3 वाले पोर्शन में मैंने थोड़ा सा कोकोनट मिल्क और थोड़ा सा मेपल सिरप डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंगो की प्योरी डाली है। थोड़ा मेपल सिरप इसीलिए क्योंकि मैंगोज भी मीठे हैं और उसमें भी हमने ब्लेंड करते हुए मेपल सिरप डाला था, रिमेंबर। तो बस ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे बनकर तैयार हैं। अब इस डेजर्ट को असेंबल कर देंगे। तो सबसे नीचे मैं ये मैंगो वाली प्योरी वाली लेयर लगा रही हूँ। इसके ऊपर डालेंगे, ये ना लेयर करके काफ़ी एग्जॉटिक सा डेजर्ट का फील आ जाता है। तो लेयरिंग एक एडिशनल स्टेप तो है, पर श्योरली आपके गेस्ट भी इम्प्रेस हो जाएंगे, आपकी फैमिली भी इम्प्रेस हो जाएगी, और ये छोटा सा 5 मिनट का एक्स्ट्रा स्टेप है, इससे अलग ही जॉय हो जाता है। आप चाहो तो सिंपली सारी चीज़ें मिक्स करके एक साथ भी रख सकते हो, लेकिन इससे एक अलग ही जॉय और मज़ा आ जाता है। लुक एट दैट। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये जापानीज़ टी वाले कप्स हैं जो मैंने आपको टीमू हॉल में दिखाए थे, ये केटल के साथ ही आए थे। तो इनको मैं डिज़र्ट कप्स की तरह यूज़ कर रही हूँ। बाकी का जो लास्ट में बचा था उन्हें तो मैंने ड्रिंकिंग ग्लासेस में ही लगा दिया था एक साथ। मुझे तो बेंगलोर की अपनी क्रॉकरी बहुत याद आती है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मेरा कितना अच्छा क्रॉकरी कलेक्शन था बेंगलोर में। अब यहाँ मैं धीरे धीरे करके बिल्ड कर रही हूँ। आई रियली मिस मेरी पूरी की पूरी क्रॉकरी कबर्ड मुझे बहुत याद आती है। एनीवेज इसके ऊपर से मैंने थोड़े से चॉप्ड पिस्ता भी डाल दिए हैं, और उसके बाद जो जितना भी बचा हुआ था ना उसको मैं ऐसे 2 ड्रिंकिंग ग्लासेस में सेट कर रही हूँ। ट्रस्ट में दोस्तों ये इतना अच्छा और रिफ्रेशिंग बना था ना, इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करना, आप फ्रिज में रख देना और फिर सर्व करना, ये इतना अच्छा लगेगा। यू आर श्योरली गोइंग टू इम्प्रेस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अब शाम का टाइम है। मैं अपने गार्डन से कुछ बहुत सुंदर सुंदर जिनिया फ्लावर्स तोड़ के लाई थी, कट करके लाई थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा जो नया फर्नीचर घर में आया है उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो ये छोटी सी क्लिप आपके लिए ली है। यू कैन सी द हैप्पीनेस दीज फ्लावर्स आर ब्रिंगिंग टू माई फेस। अपने ही गार्डन के फूलों से घर सजाने का तो जॉय ही कुछ और है।
और कल ना थोड़ी सी शॉपिंग हमने टारगेट से भी की थी, तो वहाँ डॉलर स्पॉट में मुझे बस $5 का ये एक राइज़र मिला था, तो ये भी मैं लेके आई थी। और एक ये वाइल्ड रोज़ फ्लेवर का कैंडल है, ये भी काफ़ी अच्छे स्मेल वाला कैंडल है, तो इसे भी मैंने थोड़ा माहौल सेट करने के लिए जलाया। ये काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस भी दे रही थी और ये पूरा सेटअप मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाई, मेरे अपने गार्डन के फूलों के साथ ब्यूटिफिकेशन तो हो गया। अब बात करते हैं इस ब्यूटीफुल यूनिट के बारे में, जो कि मुझे प्यार से भेजा है यीटा होम्स ने फॉर दिस कोलैबोरेशन। एंड दिस इज अ 70 इंचेस वाइड टीवी स्टैंड विच इज वे बिगर देन द रेगुलर टीवी स्टैंड्स दैट यू गेट इन द मार्केट। यूजुअली जो टीवी स्टैंड्स होते हैं ना दोस्तों, वो आते हैं 65 इंचेस वाइड, और फिर उनमें आप नेचुरली टीवी भी उतना ही वाइड रख सकते हो, लेकिन आजकल कहाँ उसमें काम चलता है। तो दिस इज लाइक 70 इंचेस वाइड, तो नेचुरली आप 70 इंचेस तक का टीवी इसमें फिट कर सकते हो। और उसका दूसरा फायदा ये हो जाता है कि जब ये टीवी की यूनिट पूरी बड़ी है, तो आपको अंदर की स्टोरेज भी काफी बड़ी मिल रही है। अंदर की स्टोरेज का जो मेजरमेंट है दैट इज 65 इंचेस, तो आप इसमें काफी कुछ स्टोर कर सकते हो। 2 शेल्व्स यहाँ हैं which is concealed by this very nice and sleek barn style cross design door, जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फार्म हाउस स्टाइल। और जो इसका ये रेल है ना, दिस इज मेड ऑफ स्टील और लुक्स टू बी वेरी स्लीक एक्चुअली। ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो आयरन के होते हैं ना, ये स्टील है, तो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस एंड स्टर्डी। और बहुत इजीली इसमें जो डोर है वो ग्लाइड हो रहा है। साथ में ये जो शेल्फ है ये एडजस्टेबल है, इसमें 3 लेवल पे होल्स दिए गए हैं। शेल्फ पिन आपको निकालना है और सिंपली लगाना है विदाउट इवन अ स्क्रू ड्राइवर। वो शेल्फ पिन निकाल कर आप या तो ऊपर कर सकते हो या नीचे, डिपेंडिंग ऑन द आइटम दैट यू आर स्टोरिंग। उसका हाइट जितना है उस हिसाब से आप इस शेल्फ को एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको 2 और शेल्फ मिल रहे हैं, तो स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं है। स्टोरेज तो इसमें बहुत है, आप काफी कुछ आराम से अपना स्टोर कर सकते हो। यहाँ से भी ये काफी वाइड है, तो इट इज लुकिंग ए नाइस टेबल। आप इसमें कुछ भी रख भी सकते हो, और या फिर अपना घर सजाने के लिए समथिंग टू ब्यूटिफाई व्हाटएवर यू मे प्लीज। ये तो हुई बात स्टोरेज की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। एक्चुअली क्या है दोस्तों, दिस इज मेड ऑफ P2 MDF विच इज स्ट्रॉन्गर देन द रेगुलर MDF। क्या होता है कि जो रेगुलर अगर आप MDF का फर्नीचर लेते हो ना, आजकल मोस्टली MDF ही मिलता है, रियल वुड फाइंड करना तो बहुत मुश्किल दूर की बात हो जाती है। मिल भी जाए तो इट इज फार मोर एक्सपेंसिव। और MDF का फर्नीचर जो है आजकल कंज्यूमरिज्म के ज़माने में थोड़े साल चलाया एंड देन डिज़ाइन बदला तो बदल दिया। This can take a load of up to 360 pounds, unlike the regular MDF। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ट्रस्ट मी, इसको घर के दरवाजे से अंदर लाने में ना मेरी और हस्बैंड की बैंड बज गई थी। ये वाकई काफ़ी हैवी है, और जब मैं इसको फर्नीचर को बना भी रही थी ना, तो एक वुडन प्लैंक भी काफ़ी हैवी है, और पूरा डिब्बा तो उठाने में काफ़ी हैवी लगा था हमें। तो ये लग रहा है मुझे इट इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड लुक वाइज आई एम श्योरली गिविंग इट अ 10 on 10। आप बताइए आपको कैसा लगा। इट इज रियली नाइस एंड सूटिंग माई होम डेकोर, और मुझे बहुत अच्छा नेचुरल लुक लग रहा है इसकी वुड का। मजबूती भी काफी दिख ही रही है, बाकी यूज भी करेंगे तो और भी पता चलेगा। एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी एंड द लुक्स बोथ एज वेल। आप इस प्रोडक्ट का लिंक देख सकते हो मेरी डिस्क्रिप्शन में। Amazon पर ये इजीली अवेलेबल है। आप यीटा होम्स के और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी देख सकते हो। बी इट फॉर क्लोजेट, बी इट फॉर एनीवेयर इन द होम, बेसिकली बहुत सारे स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, लाइट वेटेड एंड इजी टू कैरी। आप जरूर उनकी ब्रांड को जाकर देखिए, उनका Amazon होम पेज भी जाकर देखिए। एंड अबाउट दिस यूनिट आई एम श्योरली गिविंग इट अ 10 on 10। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक Amazon का मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बच्चे तो वैसे ही अपने कितने जल्दी जल्दी कपड़े खराब कर लेते हैं ना, और यहाँ पर तो स्कूल में यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो ऑब्वियसली उन्हें और भी ज़्यादा कपड़े चाहिए रहते हैं रोज़ रोज़, क्योंकि स्कूल में खेलने वेलने से ना, स्पेशली पजामियाँ तो यहाँ से नीज जो है उनकी फटी जाती हैं। सभी बच्चों का यही हाल है ना। तो चलिए मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। मैंने मेनली कार्टर्स, ओल्ड नेवी और थोड़ी सी शॉपिंग टारगेट से भी की है। इस मोस्टली शॉपिंग में सब कुछ ही अच्छा आया है, बस मैं 2-3 चीज़ें जिन्हें बदलने वाली हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी, और रीज़न क्या है
वो भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कार्टर्स से। तो बड़ी बेटी के लिए तो वहाँ पर ऐसे ना कॉर्ड्स की तरह अलग अलग थे, बट ये तो ऐसे स्कर्ट्स थी। दीज वर डिफरेंटली, आई मीन दे वर सोल्ड सेपरेटली, $16 ईच। टॉप अलग एंड स्कर्ट अलग, और काफ़ी अच्छा लगा ये मेरी बेटी को भी। हमने पहन के भी ट्राई किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उनके पजामाज में सेल थी, और कार्टर्स के पजामाज की तो मैं फ़ैन हूँ, मुझे हमेशा ही वही बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में भी मैं फर्स्ट क्राई से वही लेती थी, लेकिन ना मुझे फुल स्लीव्स के अभी कोई नहीं मिले। मे बी वो आगे कमिंग सीजन में मिलेंगे, अभी तो नहीं मिले। हाफ स्लीव्स का ये 2 पजामाज का सेट था, ये तो बड़ी बेटी के लिए। एंड दिस वॉज एट 50% ऑफ। तो इसमें एक तो ये शॉर्ट्स है पजामा में, और एक वो फुल लेंथ पजामा है, और 2 टी शर्ट्स हैं ये हाफ स्लीव्स के। काफ़ी अच्छा कार्टर्स की ना फिट मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोते टाइम ना पूरा स्नग फिट रहता है, ज़्यादा पजामा ढीला ढीला हो तो ऊपर ऊपर चढ़ता है, फिर बच्चों को ठंड या मच्छर कुछ ना कुछ टेंशन रहती है ना। उसके अलावा वहाँ पर ऐसे जर्सी बोलते हैं इस फैब्रिक को ना, वैसे तो ये नॉर्मल अपना हॉजरी वाला ही फैब्रिक होता है। इसकी फ्रॉक्स कार्टर्स की बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और वहाँ पर ये मैचिंग अवेलेबल थी। लाइक मेरी एक डॉटर 8 साल की है और एक 3 साल की ना, तो उन दोनों के लिए मैचिंग फ्रॉक्स अवेलेबल थी। एक मैंने मैचिंग अभी भी ली है, और आगे भी कभी भी मैं मैचिंग करना अच्छा लगता है, आपको भी लगता ही है ना अपने बच्चों का। तो ये 10 या आई थिंक $12 की ईच थी ये आफ्टर डिस्काउंट। तो ये बड़ी बेटी की है, ये वाली जर्सी फ्रॉक छोटी बेटी की है। आई थिंक दिस वॉज फॉर $10। कार्टर्स की जर्सी फ्रॉक्स की फिटिंग ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ओल्ड नेवी, दैट आई टेल यू। और एक ये कॉटन का ड्रेस है, ये मैंने दोनों बेटियों का मैच करके लिया है। ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ये कितने डॉलर्स का था। दिस इज सेइंग 38, बट आई थिंक आई गॉट इट फॉर 26 आफ्टर डिस्काउंट। तो ये मैंने दोनों का एक जैसा लिया है, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट कार्टर्स। चलते हैं ओल्ड नेवी पर। तो ओल्ड नेवी से मैंने $10 ईच के छोटी बेटी के लिए ऐसे 2 पजामाज के सेट लिए हैं। अगेन ये भी हाफ स्लीव्स हैं, अभी ये डिस्काउंट में $10 ईच थे। ये काफ़ी अच्छे मुझे प्रिंट्स वगैरह लगे तो मैंने लिए हैं। तो ये हैं छोटी बेटी के लिए पजामाज, बट दोनों हाफ स्लीव्स हैं। बट मैं इनको पजामाज कम एज अ डे सूट ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि रात को ना पता नहीं मुझे चैन तभी आता है जब बच्चे पूरी बाजू का पहन के सोएं। और उसके बाद ये जर्सी फ्रॉक्स ली हैं ओल्ड नेवी से, दीज वर ऑल्सो $10 ईच। ये वाली हमने छोटी बेटी के लिए 3 लिए। प्रिंट्स तो बहुत सुंदर थे, लेकिन इन्हें जब मैंने घर आके पहनाया ना, तो इनकी फिटिंग थोड़ी लूज सी आ रही है, फिर बच्चा ना उतना स्मार्ट नहीं लग रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको बदल लूँगी। कार्टर्स की जर्सी फ्रॉक्स की फिटिंग मेरी बेटी पे ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंडलेस नंबर्स ऑफ पजामाज, बच्चों के लिए तो बहुत सारे पजामे चाहिए होते हैं ना। तो ये पजामे मैंने ओल्ड नेवी से लिए हैं। पजामे मतलब ये स्नग फिट वाली टाइट्स हैं, तो वही स्मार्ट लगते हैं पहने हुए बच्चे। वो मैंने सारे ओल्ड नेवी से लिए हैं। बड़ी बेटी के लिए तो पजामों में कुछ डिस्काउंट था, वो हाफ में मिल रहे थे रेट में। यस्टरडे ओनली इट वाज, आई मीन कुछ तो डिस्काउंट चल रहा था वहाँ, तो काफ़ी सारे मैंने लिए हैं। मज़े की बात यह है कि बड़ी बेटी के सारे पजामाज आर एट $5 ईच, जबकि छोटी बेटी के सारे पजामाज आर एट $10 ईच। ये एक रॉम्पर स्टाइल ड्रेस है, ये बेटी को बहुत अच्छा लगा, उसने खुद पसंद करके लिया है। अगेन ओल्ड नेवी पे टी शर्ट्स बहुत अच्छी थी। इनका एग्जैक्टली रेट मुझे याद नहीं है, बट दिस वर नॉट मच। ये $9.99 यहाँ लिखा है, लेकिन ये भी डिस्काउंट में थी। आई थिंक आई गॉट देम फॉर $6 ईच, और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड शी मैच्ड देम हरसेल्फ विद हर पजामाज। और टारगेट पे अब आ जाएं तो टारगेट से एक ये लिया है, बड़ी बेटी के लिए पैंट है, लेकिन इसका वेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। और ये शॉर्ट्स लिए हैं बड़ी बेटी के लिए, ये एडजस्टेबल हैं, तो ये अच्छे रहेंगे। मतलब ये वाला जिसमें होता है ना एडजस्ट करने वाला, ये अच्छा रहता है। और एक ये शर्ट लिया है टारगेट से, टी शर्ट बड़ी बेटी के लिए। एंड देन ये बहुत क्यूट लगा मुझे छोटी बेटी के लिए, एक ये सेट है। दिस इज़ रियली नाइस एंड क्यूट। कल पहना के देखा, शी वॉज लुकिंग रियली क्यूट इन दिस। एंड ये वाले स्कर्ट्स टारगेट पे बहुत थे, ये बड़ी बेटी के लिए लिया है। दिस इज़ एक्चुअली अ स्कर्ट, अंदर से शॉर्ट्स हैं और बाहर से स्कर्ट है। और बाकी बस रेगुलर चीज़ें हैं, स्विम डायपर एंड ऑल। तो ये थी बच्चों की बैक टू स्कूल शॉपिंग। अभी मुझे अमेजन से लेने हैं उनके लिए लंच बॉक्स। बड़ी बेटी का तो अच्छा चल रहा है। मैंने लास्ट टाइम जब वो सेल थी ना ब्लैक फ्राइडे वाली, तो बड़ी बेटी के लिए लिया था ओरिजिनल बेंट को। वो बहुत अच्छा लंच बॉक्स है एंड इट इज़ गोइंग रियली ग्रेट नाउ। उसके लिए हमें लेना है कवर, ताकि वो इजीली कैरी कर पाए उसे। और छोटी बेटी अब स्कूल स्टार्ट करने वाली, तो उसके लिए एक बढ़िया सा लंच बॉक्स लेना है मुझे। छोटी बेटी के लिए स्कूल बैग भी लेना है।
तो बैक टू स्कूल शॉपिंग में अभी वो भी होने वाला है, वो मैं आपके साथ किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी हमारी शॉपिंग बैक टू स्कूल बच्चों के लिए। और अब आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर थम्स अप देना, और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप कमिंग हियर ऑफन। बाय बाय।